तेलंगाना दौरे पर पीएम मोदी आदिलाबाद में 56,000 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। नोट के बदले वोट केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पीएम मोदी ने किया स्वागत। पीएम मोदी ने कहा सिस्टम पर लोगों का विश्वास गहरा होगा। दिल्ली में 18+ महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1,000। बजट के दौरान वित्त मंत्री की घोषणा, बोली राम राज्य के लिए 9 साल दिन रात मेहनत की। पीएम मोदी का 7 और 8 मार्च को असम दौरा, काजीरंगा नेशनल पार्क में करेंगे जीप सफारी और हाथी की सवारी। 5-5 लाख घर लाभार्थियों को सौंपेंगे आवास। एमपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का तीसरा दिन, राघोगढ़ में राहुल की जनसभा। शिवपुरी में बोले मोदी ने नौकरियां खत्म कर दी। नफे सिंह राठी हत्याकांड में 2 शूटर गिरफ्तार, आशीष और सौरभ गोवा से पकड़े गए। गृहमंत्री बिज बोले पुलिस ने अच्छा काम किया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवार न होने को लेकर विपक्ष के हमले पर पलटवार करते हुए सोमवार को पूरे भारत को अपना परिवार करार दिया और अपने जीवन को एक खुली किताब बताते हुए लोगों की सेवा करने के सपने के साथ उन्होंने कम उम्र में ही घर छोड़ दिया था। जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने परिवारवादी दलों पर हमला बोला और कहा कि उनके अलग अलग चेहरे हो सकते हैं, लेकिन झूठ और लूट का उनका चरित्र समान है। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बिना किसी विरोधी दल का नाम लिए कहा कि उनके अलग अलग चेहरे हो सकते हैं, लेकिन झूठ और लूट ही उनका असली चरित्र है। तेलंगाना के लोग ये जान चुके हैं कि परिवारवादी पार्टियों के चेहरे अलग हो सकते हैं, लेकिन चरित्र एक ही होता है। और ये चरित्र क्या है? 2 पक्की चीजें हैं उनके चरित्र में, एक झूठ, दूसरा लूट। तेलंगाना के आदिलाबाद की रैली में पीएम मोदी ने आगे कहा कि हालांकि टीआरएस बीआरएस बन गया, लेकिन इससे तेलंगाना का कुछ भला नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि भले ही अब कांग्रेस तेलंगाना की सरकार चला रही हो, लेकिन ज्यादा कुछ बदलने वाला नहीं है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि बीआरएस ने अपने कार्यकाल के दौरान कालेश्वरम प्रोजेक्ट जैसे बड़े घोटाले किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार घोटालों पर कार्रवाई करने की बजाय उन्हें दबा कर बैठी है। जैसे टीआरएस के बीआरएस बनने से कुछ नहीं बदला था, वैसे ही बीआरएस की जगह कांग्रेस से आने से कुछ नहीं बनने वाला, क्योंकि एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं ये। बीआरएस ने अपनी सरकार में कालेश्वरम प्रोजेक्ट जैसे घोटाले किए। कांग्रेस की सरकार उस पर कार्रवाई करने के बजाय फाइलों को दबाकर बैठ गई। तुम भी भले हम भी भले, तुमने खाया मैं खाऊंगा, यही करते हैं। साथियों, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का ध्यान गरीबों और समाज के गरीब और वंचित वर्गों के विकास पर है। इन 10 वर्षों में देश के काम करने का तरीका कैसे बदला है, आज ये तेलंगाना के लोग भी देख रहे हैं। पहले के दौर में सबसे ज्यादा उपेक्षा का शिकार
तेलंगाना जैसे इलाकों को ही इसकी मुसीबतें झेलनी पड़ती थी। लेकिन पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने तेलंगाना के विकास के लिए कहीं ज्यादा राशि खर्च की है। हमारे लिए विकास का मतलब है गरीब से गरीब का विकास, दलित, वंचित, आदिवासियों का विकास। हमारे इन प्रयासों का परिणाम है कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। रैली में पीएम मोदी ने बीते 15 दिन में किए गए विकास कार्यों को गिनाया। देर पहले मैंने तेलंगाना और देश के विकास से जुड़ी हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं, मेहनत करने की कुछ आदत भी कम होती है और इसलिए बड़ी सरल भाषा में कह देते हैं कि ये तो चुनावी सभा है। मेरे भाइयों बहनों और मेरे कुछ साथी जो भांति भांति का एनालिसिस करते हैं, जरा समझो ये चुनावी सभा नहीं है। चुनाव की तो अभी घोषणा भी नहीं हुई है। आज देश में विकास का जो उत्सव चल रहा है, उसमें मैं अपने तेलंगाना के भाइयों और बहनों के बीच ये विकास का उत्सव मनाने आया हूं। मोदी ने दावा किया कि उनका जीवन खुली किताब की तरह है और देश की जनता इसके बारे में जानती है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे। तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों, मेरा जीवन खुली किताब जैसा है। आप मुझे देशवासी भली भांति जानते, समझते। मेरी पल पल की खबर देश रखता है और कभी मैं रात देर तक जब काम करता हूं और खबर बाहर निकल जाती है तो देश से लाखों लोग मुझे लिखते हैं, बताते हैं कि इतना काम मत करिए, कुछ आराम करिए। ये प्यार भाइयों बहनों, एक सपना लेकर के बचपन में घर छोड़ा था और जब मैंने अपना घर छोड़ा तो एक सपना लेकर के चला था कि मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा। रैली से पहले प्रधानमंत्री ने पेद्दापल्ली में तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट में एनटीपीसी की 800 मेगावाट वाली दूसरी यूनिट का उद्घाटन किया।
उन्होंने महाराष्ट्र और तेलंगाना को छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाली 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की भी नींव रखी। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली सरकार की वित्त मंत्री आतिशी ने सोमवार को विधानसभा में आम आदमी पार्टी का आम बजट पेश किया। केजरीवाल सरकार का यह 10वां बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री आतिशी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 76,000 करोड़ रुपए का यह बजट पेश किया है। वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि आज मैं न सिर्फ केजरीवाल सरकार का 10वां बजट पेश कर रही हूं, बल्कि पिछले 10 सालों में दिल्ली की बदलती तस्वीर भी पेश कर रही हूं। पिछले साल मार्च में केजरीवाल कैबिनेट में शामिल किए जाने के बाद वित्त मंत्री के रूप में आतिशी का यह पहला बजट है। SCRT के टीचर्स ट्रेनिंग के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस दिल्ली का गौरव है और आने वाले समय में सभी जोन्स में इसकी विस्तार की योजना है। SOSEs के लिए इस वर्ष 42 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान रखा है। दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल वर्चुअल शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लेकर आई। दिल्ली में कई बार खराब मौसम के कारण स्कूलों को बंद करना पड़ता है। स्कूलों के बंद होने के बाद भी बच्चों की शिक्षा ना रुके, इसके लिए दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल एक शानदार उपाय के तौर पे सामने आया है। इसके नए स्टूडियो इंफ्रास्ट्रक्चर और ई-लर्निंग मटेरियल तैयार करने के लिए 12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह संविधान के 72nd और 73rd अमेंडमेंट ने पंचायतों और लोकल बॉडीज के माध्यम से निर्णय लेने की शक्ति को लोगों के करीब पहुंचा दिया। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। बीजेपी के मैं हूं मोदी का परिवार कैंपेन पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तंज कसा है। राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि किसान कर्जदार, युवा बेरोजगार, मजदूर लाचार और देश लूट रहा मोदी का असली परिवार। दरअसल बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले मैं हूं मोदी का परिवार कैंपेन शुरू किया है। इसके तहत बीजेपी नेताओं ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नाम के आगे मैं हूं मोदी परिवार जोड़ा है। इसे लेकर राहुल गांधी ने अब बीजेपी पर निशाना साधा है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर की। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को सदन में वोट के बदले नोट मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। इस मामले में CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि MP MLA रिश्वत लेकर संसदीय विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकते, उन्हें मुकदमा झेलना होगा। आज की सुनवाई में यही फैसला किया जाना था। सांसदों विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से छूट दी जाए या ना दी जाए। बता दें कि 5 अक्टूबर 2023 को 7 जजों की संविधान पीठ ने 2 दिनों के सुनवाई के बाद यह फैसला सुरक्षित रखा था। देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि सांसदों और विधायकों को सदन में भाषण देने या वोट डालने के लिए घूस लेने पर मुकदमे से छूट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी विधायक यदि पैसा लेगा राज्यसभा में वोट देने के लिए, वो वोट दे या न दे, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। दूसरा ये भी स्पष्ट कर दिया कि चाहे सांसद हो या विधायक, अगर वो पैसा लेके सवाल पूछता है, पैसा लेके संसद में कोई भी काम करता है या पैसा लेके विधानसभा में कोई काम करता है, उसके खिलाफ भी भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। अब उसको कोई संवैधानिक सुरक्षा नहीं होगी, कोई उसको इम्यूनिटी प्राप्त नहीं होगी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में 7 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से ये फैसला सुनाया। बेंच ने 1998 के JMM रिश्वत कांड में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच के उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें सांसदों और विधायकों को सदन में भाषण देने या वोट देने के लिए रिश्वत लेने पर मुकदमे से छूट दी गई थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिल्कुल जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ये उसके लिए एक तरीके से कैंसर के समान है, ये उसके लिए एक जहर के समान है। तो पैसा लेके सवाल पूछना या पैसा लेके राज्यसभा चुनाव में वोट देना या पैसा लेके संसद में कोई भी कार्य करना या विधानसभा में कोई कार्य करना, MLA MP के द्वारा पैसा लेके कोई कार्य करना, ये अपने आप में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के जहर के जैसा है, इसलिए इसको रोकना जरूरी है।
फैसला सुनाते हुए सीजेआई ने कहा कि घूसखोरी संसदीय विशेषाधिकार का मामला नहीं है। 1998 के फैसले की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के उलट है। संविधान का अनुच्छेद 105 और 194 सदन में सांसदों और विधायकों की शक्तियों और विशेषाधिकार से जुड़ा है। सीजेआई ने कहा कि इन अनुच्छेदों के तहत रिश्वतखोरी की छूट नहीं है, क्योंकि ये सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को खत्म करता है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर की। आपको बता दें, दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहलवान बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान की याचिका पर केंद्र और भारतीय कुश्ती महासंघ से जवाब मांगा है। पहलवानों ने दिसंबर 2023 में हुए महासंघ के चुनाव को अवैध घोषित करने की मांग की है। जस्टिस सचिन दत्ता ने केंद्र सरकार और WFI और उसकी तदर्थ समिति को नोटिस जारी किए हैं। केंद्र सरकार के वकील अनिल सोनी को इस मामले में निर्देश लेने के लिए समय दिया गया है। आपको बता दें, मामले की अगली सुनवाई 7 मार्च को रखी गई है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहलवान बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान की याचिका पर केंद्र और भारतीय कुश्ती महासंघ से जवाब मांगा है। पहलवानों ने दिसंबर 2023 में हुए महासंघ के चुनावों को अवैध घोषित करने की मांग की है। जस्टिस सचिन दत्ता ने केंद्र सरकार, WFI और उसकी एडहॉक कमेटी को नोटिस जारी किए हैं। केंद्र सरकार के वकील अनिल सोनी को इस मामले में निर्देश लेने के लिए समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 7 मार्च को होगी। इन पहलवानों ने पिछले साल WFI के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 7 महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के आरोप लगाकर प्रदर्शन किया था, जबकि WFI की तरफ से डी कृष्णन पैरवी कर रही हैं। याचिका में तर्क दिया गया है कि 21 दिसंबर 2023 को हुए WFI चुनाव खेल संहिता का खुला उल्लंघन थे और महासंघ को कुश्ती के खेल से जुड़ी किसी भी एक्टिविटी को रोकने की मांग की गई थी। चुनाव के दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय कुमार सिंह को WFI का नया अध्यक्ष चुना गया था। अगली खबर दिल्ली से है, जहां ओलंपिक कांस्य पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक ने सोमवार को प्रतिस्पर्धी कुश्ती में वापसी को खारिज करते हुए कहा कि राष्ट्रीय महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न के लिए लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन से वह मानसिक रूप से थक गई हैं। पिछले साल दिसंबर में ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह के भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव में अध्यक्ष चुने जाने के बाद साक्षी ने रोते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुश्ती से संन्यास की घोषणा की थी। वह ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट के साथ महीनों से विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, जिसमें उनकी मांग ब्रजभूषण सिंह को हटाने और गिरफ्तार करने की थी। साक्षी मलिक ने कहा कि भारत में मी टू अभियान के प्रभाव पर चर्चा के लिए एक पैनल चर्चा में है। इस पैनल चर्चा में कहा कि 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, इतना ज़्यादा मानसिक दबाव है और हम हर संभव तरीके से इस विरोध प्रदर्शन को सफल बनाने की कोशिश में जुटे हैं, इसलिए मैं कुश्ती जारी नहीं रख पाऊंगी। उन्होंने कहा, मैंने ये घटनाएं सिर्फ सुनी नहीं है बल्कि व्यक्तिगत रूप से उत्पीड़न का अनुभव किया है। मैंने कुश्ती छोड़ दी, लेकिन युवा पहलवान उम्मीद लगाए हैं कि हमारा अभियान ब्रजभूषण जैसे लोगों को हटा देगा। हम जो कर सकते थे हमने वो किया। तो देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की। किसानों ने अपने दिल्ली चलो मार्च के लिए नया शेड्यूल जारी कर दिया है। किसान नेताओं ने देश भर के किसानों से 6 मार्च को दिल्ली पहुंचने की अपील भी की है। किसान नेताओं ने 10 मार्च को ट्रेन रोको आंदोलन का भी ऐलान किया है। साथ ही कहा कि सीमाओं पर किसानों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। किसान नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा आपको बता दें, विरोध स्थलों पर किसानों का आंदोलन तेज किया जाएगा। किसान नेता सरवन सिंह ने ऐलान किया कि देश भर के किसान फसलों की MSP पर कानून की मांग के लिए
6 मार्च को दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। पंढेर ने कहा कि हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर चल रहा किसानों का मौजूदा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती। हमने उन राज्यों के लिए निर्णय ले रखा 6 मार्च का, जिन राज्यों में जो किसान है या तो बहुत ज्यादा दूर है, वो ट्रैक्टर ट्रॉली से आ ही नहीं सकते, या उनकी परिस्थितियां इस तरह की है कि वो ट्रैक्टर ट्रॉली उनके पास है भी नहीं और ले भी नहीं सकते। तो उनकी परिस्थिति के अनुसार वो निर्णय कर लेंगे कि उन्होंने रेलगाड़ी से आना है, उन्होंने बस से आना है, उन्होंने कोई और व्हीकल करना है या पैदल चलना है। ये निर्णय अलग जो देश के राज्य हैं राजधानी में जाने के लिए अपना निर्णय करेंगे। और ये सरकार कहती है ना भी ਅਸੀਂ किसान रोकते नहीं है, दिल्ली जाने के लिए वो जा सकता है, पैदल जा सकता है, गड्डियों में जा सकता है। वो देखते हैं भी जाने देते हैं कि वैसे ही साढ़े नाल स्टंट कर रहे हैं। वो पता लग जाएगा भी ये सिर्फ बयानबाजी कर रहे, फिर वो जान देंगे ਅਸੀਂ भी चले जाएंगे, उन्होंने जान देंगे ਅਸੀਂ भी ਉੱਥੇ जाके बैठेंगे। बस साडा मैसेज यही है कि दूसरे स्टेटों के जो किसान हैं वो 6 तारीख को दिल्ली जल्दी से जल्दी पहुंचे। पंढेर ने अपनी अलग अलग मांगों के समर्थन में 10 मार्च को देश भर में 4 घंटे के लिए रेल रोकने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि भारत को विश्व व्यापार संगठन के समझौतों से हट जाना चाहिए। जो रेल रोको आंदोलन है वो सभी राज्यों के लिए, पूरे देश भर के लिए 12 से 4 बजे तक 10 तारीख को हम रेल पहिया जाम करेंगे। हम इससे बड़ा भी लंबा आंदोलन कर सकते हैं रेलों को, इसलिए नहीं किया कि हमारे देश के किसी लोगों को असुविधा ना हो, लेकिन आने वाले समय में अगर हमें बड़े निर्णय करने पड़ेंगे। किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च का ऐलान किया था। इस मार्च को सुरक्षा बलों ने पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी बॉर्डर पर रोक दिया है। तब से किसान वहां पर डटे हुए हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मौसम के मिजाज में बदलाव के साथ ही पंजाब समेत उत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश हुई है। इलाकों में तेज हवाएं चली हैं और ओलावृष्टि भी हुई है। पंजाब के मोगा जिले में शनिवार को तेज आंधी के साथ ओले गिरे, जिसके बाद मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। देखिए रिपोर्ट। पंजाब के मोगा जिले में शनिवार को तेज आंधी के साथ ओले गिरे। इसके बाद मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आंधी से पूरे जिले में कस्बों को नुकसान पहुंचा। तकरीबन 3:30 पौने 4 की गल आ जी, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਲੇਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ 5-4 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸੇਫ ਆ। आंधी से किसानों और व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि नुकसान का आकलन करना बाकी है। उन्हें राहत इसी बात से थी कि आंधी से जान माल के नुकसान की रिपोर्ट नहीं है। माली नुकसान होया, ਇਹਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਹ 2-4 मिनट ਚ सारा कुछ हो गया जी बस। उत्तर भारत के कई हिस्सों में शनिवार को ओले गिरे और बारिश हुई। किसानों ने बताया कि फसलों को काफी नुकसान हुआ है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। यमुनानगर में एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने 15 ग्राम हेरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया गया है। इंचार्ज इंस्पेक्टर रविकांत ने बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली कि एक युवक सरावा के पास नशीले पदार्थ बेचने का काम करता है। गुप्त सूचना के आधार पर एएसआई ऋषिपाल बीरबल सिंह राजेंद्र प्रदीप की टीम ने मौके से वहां घूम रहे युवक को गिरफ्तार कर लिया। युवक के पास से 15 ग्राम हीरोइन बरामद हुई है।
वहाँ से गिरफ्तार किया इसको 15 ग्राम हीरोइन सहित। कहाँ से लेके आया था, क्या कुछ कर रहा था, कब से लेकर आया था? किसी तौसीफ नाम का लड़का है दूंगजड़ी गांव का, इसने बताया। अभी तफ्तीश जारी है, गहनता से पूछताछ की जाएगी। कितना मिला है सामान को? 15 ग्राम हीरोइन। कब से काम कर रहा है ये? 2-3 महीने से काम कर रहा है। ये खुद भी पीता है और बेचता भी है। अब बात करते हैं अगली खबर की। हरियाणा में अब हुक्का बार प्रतिबंधित होंगे और रोक के बावजूद हुक्का बार चलने और फ्लेवर्ड हुक्का परोसने वाले को 5 साल की सजा की बात सामने आई है और 5 से 10 हजार रुपए का जुर्माना भी होगा। सरकार ने बीती 26 जनवरी को यह विधेयक पास कर दिया था, जबकि गांव की चौपाल पर गुड़गुड़ाए जाने वाले परंपरागत हुक्के पर यह प्रतिबंध नहीं होगा। हरियाणा सरकार ने जो हुक्का बारों को बंद करने के लिए आदेश दिए बहुत अच्छे हैं। आजकल क्या हो रहा है कि हमारी युवा पीढ़ी, नए बच्चे कम उम्र में ही इन कामों को करते हैं, जिनसे उनको बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं और समाज में ऐसा माहौल बन जाता है कि जैसे कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान बच्चे हैं, उनका वो सम्मान करना बंद कर देते हैं। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ज़्यादा अच्छा है कि अगर इसको बंद किया गया तो इससे स्वास्थ्य बेटर ही रहेगा। जैसे कि स्कूल के बच्चे हुए, कॉलेज के बच्चे हुए या युवा पीढ़ी हुई या वृद्धा, कोई भी स्मोकिंग में जाता है तो उससे स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट मिलता है। इसे बंद होने से उनके स्वास्थ्य में इतना सुधार होने लग जाएगा। काफ़ी अच्छी पहल है सरकार की, लेकिन सर वहीं बात करें, केवल हुक्के से ही युवा पीढ़ी नशा नहीं करती। बहुत सारे नशे हैं जो युवा पीढ़ी उसकी ओर अग्रसर हो रही है, तो सरकार को हर एक चीज़ की ओर ध्यान देना चाहिए। और वहीं बात करें गलियों की और जगह जगह कॉलेजेस के आसपास की, बहुत सी जगह ब्लैक पे ये नशे की चीज़ें बेची जाती हैं। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं। बीजापुर से अहम खबर सामने आ रही है। बीजापुर, आपको बता दें, DAKMS और मिलिशिया सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। विस्फोटक सहित गंगालूर एरिया से ये गिरफ्तारी हुई है। DRG बीजापुर और थाना गंगलूर की कार्रवाई हुई है। सर्चिंग के दौरान सावनार बड़ी नदी के पास से गिरफ्तारी हुई है। सर्चिंग के दौरान सावनार नदी के किनारे से ये गिरफ्तारी हुई है। चारों माओवादियों को सुरक्षा बल के जवानों ने पकड़ा है। खबरों करते हैं अगली खबर का। अगली खबर मुंगेली से है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय विकासखंड मुंगेली के ग्राम चालन चातरखार में आयोजित 108 महाकुंडलीय रुद्र यज्ञ शिव महापुराण और विराट एवं सम्मेलन में शामिल हुए हैं। उन्होंने व्यास पीठ पर विराजमान प्रसिद्ध शिव पुराण कथा प्रवक्ता प्रदीप मिश्रा का अभिनंदन किया और उन्हें नमन कर आशीर्वाद लिया। साथ ही शिव महापुराण आरती में शामिल होकर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। मुख्यमंत्री साय ने प्रदीप मिश्रा को राज्य अतिथि का दर्जा देने की भी घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के साथ में मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के साथ में उप मुख्यमंत्री अरुण साव व खेल युवा कल्याण मंत्री टंक राम वर्मा, स्थानीय विधायक भी मौजूद रहे। बड़ा गौरव का विषय है। यहाँ चातरखार गांव की पावन भूमि में 108 कुंडीय श्री रुद्र महायज्ञ का आयोजन हुआ है और इस आयोजन में अनेक संत यहाँ पर पधार कर क्षेत्रवासियों को आशीर्वचन दे रहे हैं। और आज जो प्रसिद्ध शिव पुराण के कथावाचक हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी, उनका आज कथावाचन था और हम सब लोग उनका दर्शन के लिए, उनका आशीर्वाद के लिए यहाँ पर आए थे। राज्य अतिथि को लेकर के आपने ऐलान किया। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर पखांजूर से है, जहां नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए जवान को श्रद्धांजलि देने बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से पहुंचे पुलिस विभाग के एडीजी व अन्य उच्चाधिकारी। वहीं हेलीकॉप्टर लैंडिंग के बाद हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ जाने से हड़कंप मच गया।
इस दौरान पुलिस विभाग के सभी अधिकारियों को बाय रोड वापस जाना पड़ा। आपको बता दें कि उड़ान भरने के बाद अगर हेलीकॉप्टर में खराबी आती तो बड़ा हादसा हो सकता था। अब रुक करेंगे अगली खबर का। जांजगीर चांपा में कोतवाली थाना क्षेत्र के मुनुंद गांव में घरेलू विवाद को लेकर महिला पर लाठी से हमला किया गया। वहीं इलाज के लिए महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर इलाज के लिए भर्ती महिला पर जान से मारने की नियत से युवक जिला अस्पताल में तलवार लेकर पहुंचा। बीच बचाव में आए पुलिस कर्मी को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं आरोपी जीवन कश्यप मौके से हमला करने के बाद फरार हो गया। अगली खबर कांकेर से। कांकेर जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट मार्ग स्थित शीतला मंदिर के पास पेंशनर समाज द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि उनकी 2 सूत्रीय मांगे हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2023 से घोषित 4% महंगाई राहत की किस्त एरियर्स सहित भुगतान हेतु तत्काल आदेश जारी किया जाए। पेंशनर समाज सड़क पे उतर गया है और यहाँ पे बैठा हुआ है। इनकी मांग है 4% जो डीए है वो इनको नहीं मिल पा रहा है। क्या कुछ कारण है? क्या सरकार आप लोगों को डीए क्यों नहीं दे पा रही? ये तो सरकार के सोचने का विषय है। डीए क्यों नहीं दे पा रही है? डीए तो अब तक सरकार को दे देना चाहिए था। काफी पेंडिंग है। जुलाई का डीए है ये, और नवंबर में जब विधानसभा चुनाव हुआ तब आचार संहिता के पहले हालांकि उनको दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगा उन्होंने। निर्वाचन आयोग ने भी अनुमति दे दिया कि आप डीए दे सकते हो, बावजूद उसके भी अभी तक डीए नहीं मिला। तो ये तो सोचना उनको है कि क्यों नहीं दे रहे वो लोग। हम तो ध्यानाकर्षण कर रहे हैं और हम मांग रहे हैं कि भाई आप हमको दीजिए, हमारा अधिकार है। तो देखिए, हम लोग यहाँ बैठे हैं कलेक्टर परिसर के पास, ये धरना स्थली मानते हैं इसको। रूप से एक बड़ा गंभीर बात इन्होंने कही है कि जो पेंशनर है और जो कर्मचारी वर्ग है उनको अगर 4% जो डीए है जो नहीं मिलेगा महंगाई भत्ता, तो वो सरकार भी बदल सकते हैं। विकासम भोरे, के न्यूज इंडिया, कांकेर। देश की बात में अब राजस्थान की खबरों का रुख करते हैं। खबर राजस्थान के पावटा से है, जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी आशीष सिंह शेखावत ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंतेला व पावटा का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। सीएमओ ने उपस्थित पंजिका व अन्य अभिलेखों को भी देखा है। आकस्मिक निरीक्षण करते हुए समय पर साफ सफाई किए जाने और इसकी मॉनिटरिंग हेतु टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं। ओपीडी व ओपीडी में आने वाले मरीजों का शीघ्र ओपीडी रजिस्ट्रेशन करने के निर्देश दिए। अगली खबर राजस्थान से है। आपको बता दें, खबर राजस्थान की है, जहां पर पदमपुर शहर के पॉस एरिया में दिनदहाड़े महिला से बाइक सवार बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की है। शहर के पंजाब एंड सिंध बैंक वाली गली में घर के बाहर खड़ी महिला से 2 बाइक सवार बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई, लेकिन वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी तुरंत मौके से फरार हो गए। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज आदि के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। देश की बात में अब उत्तर प्रदेश की खबरों की बात करते हैं। खबर बरेली से, जहां आंवला में आधुनिक सुविधाओं से लैस अतिथि गृह बनाने को लेकर आंवला की नगर पालिका परिषद अध्यक्ष सैयद आबिद अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि नगर में बंधन योजना के तहत लगभग 5.5 करोड़ से तमाम विकास कार्य स्वीकृत कराए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से 1 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से पुरैना मंदिर पर जगह चिन्हित करके अतिथि गृह का निर्माण किया जाएगा। वहीं लगभग 5.5 करोड़ से नगर में शौचालय, रोड, नालों और सौंदर्यीकरण जैसे कार्य कराए जाएंगे। आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुख्य उद्देश्य तो ये था कि जो शासन से बंधन योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 33 लाख रुपए पुराना मंदिर के पास अतिथि गृह के लिए धन की प्राप्ति हुई है, तो वो पीसी करके हम आंवला की जनता को वो पैसे को समर्पित कर सकें। बुलाने का मकसद ये था कि 2-4 दिन के अंदर आचार संहिता लग जाएगी, फिर उसके बाद ये पीसी नहीं हो सकती। 1 करोड़ 33 लाख रुपए पुराना मंदिर के पास अतिथि गृह को मिला है।
42,61,500 रुपये मोहब्बतगंज गोटिया की शमशान भूमि को अंत्येष्टि स्थल के लिए मिला है। 99,72,000 रुपये जल निकासी के लिए नालों के लिए मिला है। 49,87,000 रुपये मिर्ज़ापुर तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए मिला है। 20 लाख रुपए तहसील के समीप और रोडवेज पे 2 सुलभ शौचालय बनाने के लिए मिला है। 1,99,50,000 रुपये शहर के पानी की समस्या को दूर करने के लिए पाइपलाइन के लिए मिला है। 18 लाख रुपए मुख्यमंत्री सर्जन योजना के अंतर्गत सड़कों के लिए मिला है, जिससे नगरिया में सीसी पड़ गई और बेटा में सीसी पड़ रही है। अगली खबर कानपुर से है, जहां हमारे नौनिहालों में हुनर की कोई कमी नहीं है, बस वो नज़र चाहिए जो बच्चों के हुनर को पहचाने और उसे तरासे, और वो काम करते हैं। हमारे शिक्षक सेमरॉक मासूम स्कूल के उड़ान एनुअल फंक्शन में बच्चों ने अपने हुनर का जलवा दिखाया है और इसका श्रेय जाता है स्कूल की सारे टीचिंग स्टाफ को। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में स्कूल की डायरेक्टर और प्रिंसिपल सपना और टीचर्स जागृति, खुशी और पूरा टीचिंग स्टाफ का विशेष योगदान रहा है। जिन्होंने सभी ने बच्चों के टैलेंट को तरासा है, उसे निखारा है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर फर्रुखाबाद से है। आपको बता दें, विकासखंड कमालगंज के गांव मेहरूपुर बिजली के मतदाताओं ने जिलाधिकारी से मिलकर नारा दिया कि वो वोट वही पाएगा जो विद्युतीकरण करवाएगा। विद्युतीकरण नहीं होगा तो आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार भी कर देंगे। जिला मुख्यालय पर अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे लोगों ने बताया कि आज तक उनके गांव में विद्युतीकरण नहीं हुआ है। जिन लोगों के पास कनेक्शन है उन्होंने अपने अपने ट्यूबवेल के कनेक्शन ले रखे हैं। रात के समय उनके ट्यूबवेलों पर भी बिजली नहीं आती है। गाँव वालों ने बताया कि इस संबंध में वह कई बार जनप्रतिनिधियों से शिकायत भी करा चुके हैं। मामला ये है कि मेरे गांव में विद्युतीकरण नहीं है। कब से नहीं है? कब से पहले, जब से मेरा रोड बना हुआ है तब से लाइट नहीं आ रही है। कितने दिन हो गए? लगभग हो गए 8 से 9 साल। 9 साल से लाइट नहीं आ रही? लाइट नहीं आ रही। फिर केवल गांव में ट्यूबवेल वाली लाइट है और वो नहीं आ रही। गांव में जो विद्युतीकरण रात में लाइट आती वो नहीं है, पंच केबल वाली लाइट नहीं है। आप लोग कहाँ से बिजली लेते हैं फिर? अभी तो बिजली कुछ घरों में है, कुछ घरों में जिनके कनेक्शन भी हैं वो ट्यूबवेल वाली लाइन से लाइट लेते हैं, वो केवल दिन में लाइट आती है। आपने कहीं शिकायत वगैरह नहीं की थी? शिकायत भी की, अपने ग्राम प्रधान से शिकायत की और भी अपनी जनप्रतिनिधि हैं उनसे शिकायत की, बट आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब मिले हैं अभी तो नहीं मिले। आज हम डीएम साहब को एप्लीकेशन देने आए हुए हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। आगामी रमजान के महीने को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर रमजान के महीने और ईद का त्यौहार कुशलतापूर्वक संपन्न हो, इसके लिए पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए जमीयत उलेमाए हिंद के उपाध्यक्ष व शहर काजी अब्दुल्ला कासमी ने बताया कि अगले हफ्ते से रमजान का पावन पर्व है, जिसमें किसी भी प्रकार की मुस्लिम समाज के लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की है। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि जैसे कि सभी समाज के त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से निपटते हैं, वैसे ही रमजान व ईद का त्यौहार भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। मैं हिंद का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। जैसा कि सबको मालूम है कि अगले हफ्ता 8 दिन के बाद हमारा पवित्र महीना रमज़ान शुरू हो रहा है। रमज़ान के 30 दिन मुसलमान इबादत करते हैं, मस्जिदों में ज़्यादा जाते हैं, तरावी पढ़ते हैं, पूरा दिन रोज़ा रखते हैं। उस संबंध में आज हमने यहाँ पुलिस कमिश्नर साहब से और एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर दोनों से मुलाकात की है और उनके सामने जो बातें रखी हैं वो रमज़ान में कानून व्यवस्था बनाए रखने की और मुस्लिम क्षेत्रों में सफाई सुथराई, जो सीवर खुदाई का काम हो रहा है वो सफाई सुथराई से हो और बैरिकेड करके हो। इसी तरह जो 3 वक्त हैं, सहरी, इफ्तारी और तरावी का, इस दरमियान बिजली भरपूर दी जाए, सफाई का ख्याल रखा जाए, नगर निगम को भी इसका पाबंद किया जाए और शहर में कानून व्यवस्था बनी रहे, कोई असामाजिक तत्वों को अराजकता फैलाने की उनको छूट न मिल पाए, मौका न मिले। तो इस संबंध में उनसे बात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस पर अलग से मीटिंग बुलाकर और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे ताकि मुसलमानों का ये पवित्र महीना अच्छे से गुजर जाए। अगली खबर बरेली से, जहां पालिका अध्यक्ष सैयद आबिद अली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और मीडिया से मुखातिब हुए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि नगर में बंधन योजना के तहत लगभग 5.5 करोड़ रुपए से तमाम विकास कार्य स्वीकृत कराए गए हैं।
जिसमें मुख्य रूप से 1,33 लाख रुपए की लागत से पुराना मंदिर पर जगह चिन्हित करके अतिथि गृह का निर्माण किया जाएगा। वहीं लगभग 5.5 करोड़ से नगर में शौचालय और अन्य विकास कराए जाएंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। फर्रुखाबाद में सोमवार को अल्ट्रासाउंड कराकर बाइक से गर्भवती घर लौट रही थी। इसी दौरान लुधिया के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी। इससे महिला बाइक से गिर गई। ट्रैक्टर ट्रॉली का पहिया महिला के ऊपर से निकल गया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सड़क पर जाम लगा दिया। घटना कायमगंज कोतवाली क्षेत्र की है। आपको बता दें कि थाना मेरापुर क्षेत्र के और रुखैया निवासी शिखा अपने जेठ पुष्पेंद्र के साथ कायमगंज अल्ट्रासाउंड कराने आई थी। अल्ट्रासाउंड कराकर जाते समय ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक में टक्कर मार दी। हमारे छोटे भाई की बहू है। क्या नाम इनका है? शिखा नाम है। अच्छा, ये कहाँ से आ रही थी? हॉस्पिटल से अल्ट्रासाउंड करा के आ रहे थे फरीदी के यहाँ से। फिर क्या हुआ? ट्रैक्टर सीधा चढ़ा, मैं गाड़ी खड़े कर मगर सीधा इन्हें ट्रैक्टर रोक नहीं पाया, डबल ट्राली में चाहिए सीधा चढ़ा दिया इन्होंने। तो इनका मैका कहाँ है? इनका मैका कहाँ है? इनका मैका है नगमा। ससुराल? ससुराल नगमा है छोटे भाई की। हाँ। मार रुखैया। आज क्या हो गया? पर एकदम आज का एक्सीडेंट, सीधा ट्रैक्टर चढ़ा दिया है। मैंने गाड़ी खड़ी करी मगर इन्हें डबल ट्राली मचाए तो इन्हें रोक नहीं पाया, सीधा ट्रैक्टर चढ़ा दिया है। अगली खबर अमरोहा से है, जहां पर आदमखोर तेंदुए का आतंक जारी है। तेंदुए ने देर रात घर में घुसकर हमला कर दिया और 8 लोगों को घायल कर दिया। यहां तक कि तेंदुए ने 5 बकरियों को भी अपना निवाला बनाया है। तेंदुए के हमले से घायल लोगों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं तेंदुए के हमले से घायल होने की सूचना पर गाँव में भीड़ एकत्रित हो गई। मामला साहब, रात को सोते हुए 8-10 आए तेंदुए ने खा ली। कितने लोग घायल हैं? 8। एक तो दिल्ली से भी नाफेल हो, मतलब मेरठ से नाफेल हो गए और दिल्ली गए सफदरजंग। नाम क्या क्या है? नाम एक मेरा नाम तो राजकुमार किया गया ही। एक का नाम हरिराम, एक का नाम दीपक, एक का नाम सुमित, एक का नाम अनिल, एक का नाम सोनमती। तो देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए की न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी।